वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 4 क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से जो है रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है। इस विश्व में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे चारों तरफ हैं, फिर चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, वो सभी क्या हैं? वो सभी पदार्थ है। और पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कितनी उसकी अवस्थाएं हो सकती हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है हमारे, वो हम इस चैप्टर में जो है क्लियर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। अभी आप जहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके पास बुक है, पेन है, पेंसिल, टेबल, इवन आपके पास जो पानी गिलास अगर है उसमें पानी है तो पानी भी एक पदार्थ का एग्जाम्पल हो सकता है। दूध है, आपके चारों तरफ की हवा, ये सभी चीजें पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, उसे वैज्ञानिकों ने नाम किसका दिया है? पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु। यहाँ पर आप फोकस कीजिए, पौधे एवं पशु, और यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी पदार्थ कहलाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ आयतन यानी स्थान घेरती हैं। यहाँ से ऊपर जो आपने एग्जाम्पल लिए, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो पत्थर, बादल, तारे, ये सब क्या हैं? ये सब निर्जीव चीजें हैं। लेकिन पौधे एवं पशु ये सब क्या हैं? ये सजीव चीजें हैं। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि पदार्थ के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों जो है इसके अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है कि जो पदार्थ होगा वो पदार्थ उसका एक द्रव्यमान होगा, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और कोई भी पदार्थ उसका एक आयतन निश्चित होता है। यानी कोई भी वस्तु है तो वो ऑब्वियसली उसका एक द्रव्यमान होगा और वो कोई ना कोई स्थान अवश्य घेरेगी। तो ये पदार्थ के दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हैं कि जिस वस्तु का एक द्रव्यमान है और वो एक स्थान घेरती है, उसका आयतन है, वो पदार्थ कहलाएगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के जो भी चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, 5 मूल तत्व जो हैं, यानी कोई भी जो वस्तु है वो 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, और जब वो वस्तु नष्ट होती है तो वो उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। और उनको क्या कहा गया है? उनको पंच तत्व कहा गया है। और ये पंच तत्व क्या हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ये 5 तत्व हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से ही जो है क्या बनी है? सभी वस्तुएं बनी हैं। चाहे फिर वो वस्तुएं क्या हो? सजीव हो या वो वस्तुएं निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। यानी आप अच्छे से जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। यानी ऐसे गुण जो केवल उसकी बाहरी दिखावट है, उसका आकार कैसा है, इसके बारे में जो चीजें वर्णन करते हैं उनको हम कहते हैं, वो जो गुण होते हैं उनको हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक प्रकृति क्या है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से कोई अभिक्रिया करता है तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है। जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ के बनने में एक रासायनिक अभिक्रिया वो इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण वो उसकी रासायनिक प्रकृति कहलाती है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक उस प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के क्या क्या भौतिक गुणधर्म हो सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो रासायनिक पहलू हैं उनको हम आगे के अध्यायों में
यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ जो है उसका भौतिक स्वरूप क्या है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और उन छोटे छोटे कणों से मिलकर ही क्या बना है, कोई भी पदार्थ बना हुआ है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसके जैसे बिल्कुल जो कण है छोटे छोटे, उनको हम अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार यह विचारधारा थी कि लकड़ी का टुकड़ा जैसे सतत होता है, एक साथ जुड़ा होता है, इसी तरह कोई भी पदार्थ है तो वो इसी तरह का एक सतत है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से की तरह जो है उनके कणों से मिलकर बने हैं, यानी रेत में जिस तरह बहुत छोटे छोटे कण होते हैं कि पदार्थ भी कुछ इसी प्रकार छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे और आप ये यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि वो सतत है या वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सो क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर 100 ml का बीकर लेना है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। यहाँ तक अगर आपने जल भरा है तो इस पे आपने जो है यहाँ पर निशान लगा दिया। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। आप जो है कुछ नमक या चीनी या शक्कर जो है वो ले सकते हो और इस पानी के अंदर इसको घोल दो। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपको नोट करना है कि जब आपने शक्कर घोल दी है तो क्या जल का स्तर यही रहा या इससे ऊपर कुछ हो गया है। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गई, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो ये सारे जो प्रेक्षण है वो आप एक्टिविटी या क्रियाकलाप जब करोगे तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि जो स्तर है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक या शक्कर वो सब कहाँ गायब हो गए। सो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, यानी अगर पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो यहाँ पर नमक या शक्कर जो है वो घुलते ही नहीं और जो स्तर है उसमें भी बदलाव आता। इसका मतलब यही हुआ कि नमक और शक्कर वो बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं और जिसके कारण वो बहुत छोटे छोटे पदार्थ जो है उसके अंदर घुल गए हैं, जो पानी के जो छोटे छोटे कण हैं उनके अंदर घुल गए हैं। अब उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो हम चित्र 1.1 को देखेंगे। चित्र 1.1 में जब हमने नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो नमक के कण हैं, ठीक है, वो जो जल के कण हैं उनके बीच में घुल गए, उनके बीच में उन्होंने अपनी जगह बना ली, जिसके कारण जो स्तर है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता और यहाँ पर पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ये भी प्रूव होता है। नेक्स्ट 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो पदार्थ है उसके कण जो है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पता चले कि कितने छोटे होते हैं, क्या हम इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्या आप अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं उनके छोटे छोटे कणों को देख सकते हो, कितने छोटे हो सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल आपको 100 ml पानी में घोल देने हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला 100 ml पानी में और इसमें इसको घोल दिया, जिससे कलर जो है वो पिंकिश कलर इसका हो जाता है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसको 90 ml जो है जल में मिला दें। अब इस बीकर में हमने 90 ml जल लिया और 10 ml इसमें से निकाला और वो इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो भी पिंकिश आपको नजर आएगा। इसी प्रकार आपको यही जो एक्टिविटी है ये आपको बार बार यहाँ पर रिपीट करनी है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर 90 ml इसमें मिला दिया। इसी तरह 5 से 8 बार आपको इसको तनुकृत करना है, यानी 5 से 8 बार आपको 10 ml ऐसे निकाल के 90 ml में आपको ट्रांसफर करते रहना है। और लास्ट में आप देखोगे कि क्या जल अब भी रंगीन है, तो आप देखोगे कि हल्का हल्का उसके अंदर अब भी आपको कलर जो है वो नजर आएगा। तो अब आप देखिए, इतनी बार आपने एक एक्टिविटी की और 90 ml जो है थोड़े से हमने यहाँ पे क्रिस्टल डाले थे, फिर भी इतना तनुकृत करते हुए, तनुकृत का मतलब क्या होता है कि बार बार उसको जो है हम
पानी के अंदर डाल रहे हैं। जैसे आप अगर नींबू पानी बनाते हो तो उसमें अगर आप बहुत ज्यादा चीनी डाल देते हो तो वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसमें और पानी डाल दोगे, तो यानी आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से आप उसको तनुकृत कर रहे हो। यहाँ पर भी वही एक्टिविटी है, वही पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है तनुकृत के लिए, कि आप केवल 10 ml है और उसको ज्यादा पानी में डाल के उसको क्या कर रहे हो, तनुकृत कर रहे हो। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बार बार जो है डिवाइड हो रहे हैं कि बार बार साफ पानी में केवल 10 ml डालने पर भी आपको 5 से 8 बार अगर एक्टिविटी करते हो तो आपको कलर नजर आएगा। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये छोटे छोटे जो कण हैं वो और अधिक ज्यादा विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो डेटॉल जो पदार्थ है उसके भी कण जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बार बार तनुकृत करते हुए भी लास्ट में जो आपके पास विलयन होगा उसके अंदर भी आपको डेटॉल की स्मेल जो है वो मिलेगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट 1.2, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। तो यहाँ पर हम उसके कुछ अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। ये थोड़ा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ठोस है उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होगा, जबकि द्रव में ज्यादा होगा, और गैस में जो रिक्त स्थान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। द्रव के अंदर रिक्त स्थान होता है इसीलिए जो शक्कर है या चीनी है वो सब उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शक्कर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नींबू पानी बनाते हो तो कहीं पे ज्यादा मीठा होता है, कहीं कम मीठा होता है। पानी जो है वो समान रूप से मीठा होता है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के जो कण हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, और यही जो है दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो क्या होता कि जो पानी का जो लेवल है, जो स्तर है वो भी बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन शक्कर जो है, जो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था उसके अंदर उसने अपने आप को समावेशित कर लिया, और यही एक्टिविटी, यही क्रियाकलाप दर्शाता है कि जो पानी है उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जो पदार्थ के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर बिल्कुल जो स्थिर हो जाते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा समीप जाना पड़ेगा तभी उसकी स्मेल आएगी। अगर क्या हो आप अगरबत्ती जला दें, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, घर पे आप देख सकते हो क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है, बिल्कुल मिल जाती है। अपने प्रेक्षण को आपको क्या करना है, नोट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या है, जल से भरे हुए 2 ग्लास या 2 बीकर लेने हैं। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही डाल देनी है, और दूसरे में क्या डाल देना है, शहद डाल देना है। आपको प्रेक्षण नोट करना है, इनको किसी घर में या कक्षा के कोने में रख दें, और शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। तो आपको जो भी क्रियाकलाप के दौरान ये प्रेक्षण है वो आपको नोट करने हैं। यहाँ पर हम जब बीकर के अंदर शाही डालते हैं तो बहुत जल्दी जो इंक है, शाही है, वो फैलने लग जाती है, उसमें बहुत ज्यादा दिन या घंटे का समय नहीं लगता। लेकिन जब हम इसमें शहद की बूंद डालते हैं तो आप देखोगे कि शहद जो है वो तली में नीचे जाकर बैठ जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष यही होगा बच्चों कि जल में जो है जब भी कोई चीज द्रव को हम घोलते हैं तो उसको घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हर एक द्रव की घुलने की क्षमता और उसकी जो दर होती है कि कितने समय में वो घुलेगा, वो हर एक द्रव की अलग अलग होती है।
शाही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो इसमें दिन या घंटे नहीं लगते, कुछ ही समय में जो शाही है वो पूरे जल में फैल जाती है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 1.5, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। उसको आपको हिलाना नहीं है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4 एंड पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। अब क्रिस्टल्स को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ठोस है, यानी जो कॉपर सल्फेट आपने पानी के अंदर डाला है और या पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, और आपने 2 बीकर यहाँ पर लिए हैं, एक में ठंडा जल है और एक में गर्म जल है। ठीक है, ये हॉट आप इसको ले सकते हो और ये कोल्ड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर या KMNO4 हमने डाला है या कॉपर सल्फेट डाला है, तो आप देखोगे कि वो पानी का कलर जो है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे, जिससे ये प्रूव होता है कि पदार्थ के कण वो गति में रहते हैं, उनके अंदर गति होती है। आप गर्म पानी में और ठंडे पानी में आप क्या डिफरेंस देखोगे कि जो गर्म पानी है उसका तापमान कैसा है? उसका तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण जो कणों के अंदर गतिज ऊर्जा है, ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा गर्म पानी में कणों की गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो पोटेशियम परमैंगनेट है या कॉपर सल्फेट है उसके कण वो तेजी से गति करते हैं गर्म पानी में, और ठंडे पानी में वो गति उतनी तेज नहीं होती जितनी की गर्म पानी में होती है। यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि तापमान के साथ साथ मिश्रित होने की दर भी बदलती रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण वो क्या होते हैं? वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है? उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों की गतिशीलता वो तेज हो जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि जो पदार्थ के कण हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी अपने आप ही वो एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि अगर हम द्रव का ही एग्जाम्पल लें अभी यहाँ पर, तो इस तरह से अगर द्रव के कण हैं तो इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जो शक्कर है, चीनी है, नमक है, वो इनके अंदर क्या कर लेगा? वो इनके अंदर घुल जाएगा, जिसके कारण ये एक दूसरे के अंदर अंतः मिश्रित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर दो विभिन्न पदार्थों का ये परिभाषा है विश्रण की, कि दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाएगा? विश्रण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विश्रण जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, ये हम क्रियाकलाप के द्वारा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हम एक पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताएं गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कमर से जो है वो कसकर पकड़ना है, आपको जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा समूह है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथे समूह को क्या करना है? उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला समूह है उसने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ है, दूसरे समूह ने
पहले की तुलना में कसकर नहीं पकड़ा है, केवल हाथ पकड़े हुए हैं। और तीसरा जो समूह है उसने केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बनाई है। तो इसके अंदर जो तीसरा समूह है इसमें जो आपस में पकड़ है वो बहुत ही कम है। तो जो चौथा समूह है उसको इन तीनों समूहों को तोड़ना है। तो आप बता सकते हो कि इजीली जो है वो किस समूह को तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, तीसरे समूह को तोड़ना बहुत ही आसान है और पहले समूह को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। पहले को तोड़ना जो है मुश्किल था क्योंकि उसमें आपस में एक दूसरे की पकड़ ज्यादा थी। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह ने कणों को एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो पहले समूह में कणों को सबसे अधिक बल से पकड़ा हुआ था और दूसरे समूह में जो पकड़ थी वो कुछ कम थी, जबकि तीसरा जो समूह है उसके अंदर पकड़ बहुत ही कम थी। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष यहाँ पर निकाल सकते हैं कि पहला जो समूह है जिसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है उसको हम यहाँ पर ठोस अवस्था कह सकते हैं। दूसरी जो अवस्था है जिसमें आकर्षण बल ठोस से कुछ कम है उसको हम द्रव अवस्था कह सकते हैं। और जो तीसरी अवस्था है वो हमारी गैसीय अवस्था होगी जिसमें आकर्षण बल बहुत ही कम है। इसीलिए हम इजीली हवा में अपना हाथ हिला सकते हैं, लेकिन ठोस में हम ऐसा नहीं कर सकते। द्रव में भी हम अपना हाथ हिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लेनी है। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करना है, यानी उसको तोड़ने का प्रयास करना है। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोहे की जो कील है उसको तोड़ना आसान नहीं है। उसको तोड़ना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि लोहे के जो कण हैं, उनके जो पदार्थ के कण हैं लोहे के, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। किसकी तुलना में? चाक के टुकड़े या रबर बैंड की तुलना में। इसलिए चाक के टुकड़े को भी तोड़ना आसान है क्योंकि आकर्षण बल उसके कम है, और रबर बैंड को भी हम खींच कर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस पदार्थ में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको तोड़ना, काटना या उसको खींचकर उसको भंगुर करने का प्रयास करना वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट क्रियाकलाप अगर हम देखें, क्रियाकलाप 1.8, जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। आप क्या देखोगे? क्या जल की धार कटती है? और अगर नहीं कटती है तो जल की धार न कटने का क्या कारण है? तो देखिए, जल की धार यहाँ पर नहीं कटती। ये भी आप एक्टिविटी बहुत ही इजी है। आपने देखा भी है कि जब टैप खुला होता है तो जल की धार जो है वो नहीं कटती है। उसका कारण क्या है कि जो जल के कण हैं उनके बीच में भी आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जल की धार जो है वो निरंतर बहती रहती है, उसको हम हाथ से नहीं काट पाते। उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप यही सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है और वही आकर्षण बल है। यह बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक आकर्षण बल होता है। जैसे ठोस अगर पदार्थ है तो उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा उसके कणों में। द्रव में आकर्षण बल जो है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होगा, लेकिन जो गैस है उसके कणों में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। यहाँ पर आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, आप इन प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम जो है इनको ब्लू बॉक्स जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक साथ उनको सॉल्व करेंगे और आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हैं। यहाँ पर हमने जो भी मेन पॉइंट्स पढ़े हैं वो यही है कि जो पदार्थ होता है उसके अंदर या एक तो जो है उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है हमेशा। उसके बाद सेकंड क्या है कि इसका एक अपना आयतन होता है हर एक पदार्थ का, यानी हर एक पदार्थ जो है वो स्थान घेरेगा।
इसमें हमने 3 इसके अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हैं। तो अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहला क्या है कि कणों के बीच में जो है आकर्षण बल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि जो कण हैं वो जो है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, उनके अंदर गति होती है। लेकिन वो ठोस अवस्था में कैसी गति है, द्रव में कैसी है, गैस में कैसी है, वो जो है डिफर करती है, वो अलग अलग पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।